हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जी हाँ प्यारे स्टूडेंट्स, मैं इसी आशा के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आप सभी अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, नियमित रूप से स्कूल जा रहे होंगे और समय समय पर अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस भी देख रहे होंगे ताकि आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं बता देती हूं, जिसमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेएआईबी, सीएआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के वीडियोस भी आप यहीं पर मींस मैग्नेट ब्रेन्स पर देख सकते हैं। आपको कहीं भी मोटी मोटी रकम देने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से अपनी फ्यूचर स्टडी के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है ना आप सभी के लिए, हमेशा के लिए। और किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात ना तो कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे। तो अपने मस्तिष्क को एकदम फ्री छोड़ दीजिए और फुल ऑफ कंसंट्रेशन स्टडी कीजिए हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चलते हैं इस वीडियो में अपनी पूरा पाठ्य पुस्तिका संचयन का पाठ 1। आशा करती हूं आप सभी ने प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें हमने लेखिका परिचय और व्याख्या देखी, देन उसके बाद एनसीईआरटी समाधान हमने देखे, और उसके बाद हमने बहुविकल्पीय प्रश्न भी किए ना। तो इसी चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, गिल्लू। जी हाँ, गिल्लू से मिलेंगे एक बार फिर हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान, जिसमें गिल्लू से बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उसके फेवरेट फूड यानी काजू को उससे छीनकर खाएंगे, और साथ ही साथ उसके साथ लाड़ दुलार प्यार भरी बातें भी करेंगे, क्योंकि गिल्लू एक तो नाम भी इतना क्यूट है कि लगता है जैसे अभी जा और बस इसको ऐसे अपने हाथ पर उठा लो। ऐसा ही तो किया था लेखिका ने इस पार्ट में, आपने देखा है। और एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे गिल्लू के जीवन के बारे में कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा जिसका नाम लेखिका ने दिया गिल्लू, और वो गिर गया था अपने घोंसले से, और किस तरह से कौवे उसको अपना ग्रास बनाने वाले थे, अपना भोजन बनाने वाले थे, और लेखिका ने उसको बचा लिया। क्या हुआ, कैसे बचाया, कितने दिन तक लेखिका के पास रहा, क्या हमेशा हमेशा के लिए लेखिका ने उसको अपने पास रखा, या कुछ ऐसा हुआ जिससे लेखिका से वो दूर चला गया। क्या गिल्लू भी पालतू जो और अन्य पशु रहते हैं, जैसे कुत्ते हुए, गाय हुए, है ना, और भी बहुत सारे पालतू पशु हैं, उनकी तरह है, या इतना सा जानवर या इतना सा प्राणी भला कैसे मनुष्यों की भाषा को समझेगा, कुछ ऐसा है या कुछ देखते हैं, वही तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे लेखिका महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय पर, डालते हैं उनके जीवन परिचय पर एक बार फिर से नजर, दोहराते हैं उनके जीवन काल को, क्योंकि ये जो महादेवी वर्मा जी हैं, मैं तो है कहूंगी, क्योंकि लेखक और रचनाएं कभी मरती नहीं है, अमर हो जाते हैं। तभी तो आज कल और आने वाले कल में हम हमेशा रचनाकारों की कृतियों को पढ़ते रहेंगे और उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे। तो आइए मिलते हैं, आइए चलते हैं महादेवी जी के जीवन परिचय की ओर। सबसे पहले हम नमन करते हैं हिंदी के हर एक साहित्यकारों को, हर एक रचनाकार को, उपन्यासकार को, निबंधकार को, कवियों को, लेखकों को, जिन्होंने हिंदी गद्य और पद्य साहित्य को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। सादर नमन करते हैं महादेवी वर्मा जी का, जिनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक अनोखी क्रांति ला दी थी। उनको बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था, कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो चलिए डालते हैं इनके जीवन परिचय पर एक बार पुनः नजर, और फिर से आपकी लाली वर्मा मैडम आप सभी का स्वागत करती है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म पुस्तकों में 26 मार्च सन 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका जन्म 24 मार्च सन 1902 को अधिक तर्क संगत लगता है, क्योंकि होली 1902 में 24 मार्च को ही जान पड़ती है। अन्य तिथियों को होली इस दिन के आसपास नहीं थी, और दूधनाथ सिंह जी जो हैं इस पर काफी शोध किया उन्होंने, और नामवर सिंह जी का भी यही मानना था कि महादेवी वर्मा जी का जन्म 24 मार्च सन 1902 को ही सही है। हमने स्वयं इस पर शोध के पश्चात दूधनाथ सिंह के शोध से सहमति बनाई है, अर्थात
24 मार्च 1902 ही इनका जन्म सिद्ध माना गया है, प्रमाणित माना गया है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी वर्मा सन 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी। भिक्षुणी समझते हैं आप? भिक्षु या भिक्षुणी, तो भिखारी से कतई इसको रिलेट मत कीजिएगा। भिक्षुणी मीन्स साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं उनको भिक्षु कहते हैं, और यदि लेडीज या फीमेल या महिला उसमें जाती है उनको भिक्षुणी कहते हैं। ठीक है, तो वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गईं। सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत में एमए किया, और उसके पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की, एवं प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना के बाद प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत भी रही। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन भी किया। अवैतनिक संपादन समझते हैं? मासिक पत्रिका जो प्रसारित हुई उसका उन्होंने कुछ भी वेतन नहीं लिया। कविता संग्रह है, याद रखिएगा, ये कभी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो जो, और एक बात बता दूं, ये छायावादी जो 4 स्तंभ है ना, उनमें से एक है महादेवी वर्मा। एक बार और मैंने बताया था, आपको फिर से बता देती हूं। छायावादी 4 स्तंभ माने जाते हैं: पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत, प्रसाद, वर्मा लाली वर्मा नहीं, महादेवी वर्मा, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इनको छायावादी आधार स्तंभ भी माना जाता है। जब कभी आपसे कभी इन फ्यूचर पूछ लिया जाए तो बिल्कुल याद रखिएगा, पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। शॉर्टकट में आपको नाम बता दिए हैं ताकि आपको पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, वर्मा महादेवी वर्मा, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी छायावादी कवियों में से भी एक मानी जाती हैं, और ना केवल ये गद्य ही लिखती थी बल्कि कविताएं भी लिखती थी, निबंध भी लिखती थी, संस्मरण भी लिखती थी। देखिए इनकी कविताएं कौन कौन सी थी। इनकी कविताएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। क्या है ये इनकी कविता संग्रह। उसके बाद गद्य है रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, कहानियां आदि सम्मिलित होते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण, संभाषण, श्रृंखला की कलियां और गिल्लू जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नीलकंठ आदि। निधन आपका हुआ 11 सितंबर सन 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम गिल्लू से मिलने, चलेंगे साथ साथ लेखिका के पास और जानेंगे कि आखिर गिल्लू कहां से मिला लेखिका को। और मान लीजिए भाई मिल भी गया तो इतना स्नेह, इतना प्यार कैसे हुआ दोनों के बीच। माना भाई देखो, किटन्स, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हमने पाल लिए, पाले होंगे, कभी पाल पोस किया है। छोटे छोटे जो डॉगीज रहते हैं उनको भी हमने पालन पोषण किया। गांव में गाय बछड़े पाले जाते हैं, ठीक है, लेकिन गिल्लू या गिलहरी के बच्चे को पाला हुआ या गिलहरी का बच्चा भी क्या कुछ सीख सकता है, वो बड़ा मजेदार सा लगता है। यही तो एक अनोखी सी कहानी है। ये क्या है इसमें कि एक, सुनना ध्यान से, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। आप सब ध्यान से सुनो कि देखो एक बार क्या हुआ, जहां लेखिका का घर था, ठीक है, तो उन्होंने एक बार देखा कि किसी घोंसले से एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा नीचे गिर गया। अब काना साहब काना साहब कौन? कौवे जी, जो एक आंख से काने रहते हैं। उनकी नजर उस गिल्लू पर तुरंत पड़ी, मतलब उस गिलहरी के छोटे से बच्चे से पर झपट पड़ने के लिए कौवे की नजर पड़ी। लेखिका ने देखा कि जैसे ही कौवा उस पर झपटने वाले थे, आगे 1-2 चोंच उसने मार दी थी, लेकिन लेखिका ने जैसे तैसे उसको बचा लिया और उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को आराम से रुई, कॉटन, कपास, एक छोटी सी फूलों की डलिया में कपास बिछाकर उसको आराम से बहुत सहला कर उसमें रख दिया। ठीक है, अब बहुत छोटा सा था, इत्तू सा था, जरा सा था।
अब क्या हुआ, लेखिका क्योंकि अब वो क्या करती, कैसे उसका पालन पोषण करती, उसको खिलाना पिलाना तो जरूरी था। अब इतने से बच्चे को कैसे खिलाया जाए, तो पता है लेखिका क्या करती थी, रुई कपास की छोटी छोटी बत्तियां बनाकर उसको दूध में भिगोकर गिल्लू को पिला दिया करती थी दूध, जिससे धीरे 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 करके गिल्लू के हाथ पैरों में जान आती गई और एक दिन तो वो बहुत अच्छे से स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते और गिल्लू लेखिका के घर के सदस्य जैसा हो गया। पता है आपको, जब जब भी लेखिका भोजन करती, यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, आप जूम करके भी देख सकते हैं कि जब भी लेखिका भोजन करने बैठती तो गिल्लू उनकी थाली के में बैठ जाता था, मतलब बिल्कुल साथ में भोजन करने। और सबसे फेवरेट उसका खाना था काजू। ठीक है, तो अब जैसे लेखिका घर से बाहर जाती अपने कार्य के लिए, तो वो भी खिड़की से बाहर चला जाता, और जैसे ही लेखिका आती तुरंत उसको आहट मिल जाती और तुरंत वो फिर से घर के अंदर आ जाता था। और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि लेखिका मेरी तरफ देखे, तो बार बार पर्दे से ऊपर चढ़ता उतरता, पर्दे से ऊपर चढ़ता उतर जाता, ताकि लेखिका देखो, और गुस्सा होता था कि मुझे अपने गोद में लो, मुझे अपने पास लो। तो लेखिका फिर उसको अपने हाथ में लेती, गोद में लेती, सहलाती। ठीक है, तो इस तरह से लेखिका और गिल्लू के बीच में आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब पढ़ते हैं डिटेल में कि आखिर फिर क्या हुआ। देखिए, अब फिर हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। इस प्रस्तुत पाठ में एक चंचल तथा तेज गति से दौड़ने वाले जीव, जो कि गिलहरी है, उससे लेखिका के अद्भुत प्रेम का परिचय मिलता है। अद्भुत प्रेम, समझ में आया? एक ऐसा प्रेम जो सचमुच अद्भुत ही है। गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा शायद घोंसले से गिर गया था, जिस पर ना समझ कौवे टूट पड़े हैं। उनको लगा कि वाह, क्या तो भोजन मिला है, जल्दी झपट कर खा जाओ इसको। लेकिन लेखिका ने समय रहते उस छोटे से नन्हे से गिलहरी के बच्चे को बचाया। फिर क्या हुआ, कौवे उसके शरीर में अपना आहार ढूंढने की चेष्टा में है। आपको वो एक बार मैंने दोहा सुनाया था ना, एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो कौवे की जो चेष्टा रहती है ना, बहुत अधिक वाली रहती है, मतलब फुल ऑफ कंसंट्रेशन। तो उसकी वही चेष्टा थी कि बस ये तो हमारा भोजन बन जाए। लेखिका की दृष्टि अनायास उस नवजात बच्चे पर पड़ी, जिसे वह बचाने का पूरा प्रयास करने लगे। लेखिका ने ध्यान से उस नवजात गिलहरी को देखा तो कौवे की चोंच के 2 निशान मिले, मतलब कौवे उस पर प्रहार कर चुके थे। वो तो सही समय पर लेखिका वहां पहुंच गई और बेचारी नन्ही सी जान को उन्होंने बचा लिया। फिर क्या हुआ, यदि लेखिका उसका उपचार सही ढंग से नहीं करती तो शायद गिलहरी का यह बच्चा जीवित नहीं रह पाता और हम शायद फिर इतना क्यूट सा चैप्टर नहीं पढ़ पाते। लेखिका उस गिलहरी को जिंदा रखने के लिए रुई की पतली बत्ती को दूध में भिगोकर उसके मुंह में दूध डालने लगी, क्योंकि बहुत छोटा सा था, इतना सा बच्चा और उसका मुंह इतना सा। अब वो कैसे दूध पिए, क्या ना तो कोई फल फ्रूट्स खा सकता, तो उसको कॉटन की छोटी सी, जैसे दीपक की बत्ती बनाते ना, उसमें दूध में भिगोकर उसको दूध पिलाया करती थी। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, पहले वह जीव मरने के समान दिख रहा था, लेकिन लेखिका की सेवा से वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। कहते हैं ना कि प्रेम में, स्नेह में और देखभाल में तो वो शक्ति होती है जो मतलब मरणासन अवस्था को भी जीवित अवस्था में ला दे। प्रयास आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि बिल्कुल मरणावस्था में था गिलहरी का बच्चा गिल्लू, लेकिन लेखिका की देखभाल से वो स्वस्थ हो गया। लगभग 3 दिन होते होते वह जीव अपने पंजे हिलाने की स्थिति में आ गया। पहले तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे निर्जीव हो गया हो, उसके शरीर में बस सांस तो चल रही थी लेकिन हलचल नहीं थी। लेकिन 3 दिनों के भीतर ही लेखिका की देखभाल से वो अब अपने पंजों को हिलाने लगा और लेखिका की उंगली अपने पंजे से पकड़ने लगा। अब देखिए, आप आत्मीय देखिए, आप आत्मा से आत्मा का जो संबंध है, जब वो पंजे हिलाने लगा तो लेखिका की उंगली पकड़ने लगा, क्योंकि वो उसको लेखिका में अपनी मां नजर आई। ठीक है,
समझ में आया? वो उतना सा जीव, छोटा सा, जो कुछ नहीं जानता, वो भी देख रेख के साथ साथ लेखिका को अपना समझने लगा और उनकी उंगली पकड़े रहता। लेखिका ने उसे एक डलिया में रखना शुरू किया। लेखिका ने उस गिलहरी की देखभाल इतनी अच्छे से की कि वह गिलहरी अब 2 वर्ष की हो गई, और जो जीवन काल रहता है गिलहरी का लगभग 2 वर्ष का ही रहता है। लेखिका ने उस गिलहरी का नाम रखा गिल्लू, क्योंकि छोटा सा मिला था उनको, तो अच्छा लगता ना, गिल्लू, गोलू, लट्टू, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से नाम, तो इसीलिए लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। तभी तो चैप्टर का नाम भी गिल्लू है। जो उनके पैरों पर चढ़ जाता था, सिर से उतरकर भाग भी जाता था। गिल्लू अपनी चमकीली आंखों से लेखिका द्वारा किए गए सभी कामों को भी देखता था, ध्यान से देखता था, क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। मतलब जब लेखिका किचन में हो तो वो वहाँ चलता फिरता रहता था। लेखिका यदि बाहर कुछ लिख रही हैं या पढ़ रही हैं तो वहाँ देखता रहता था। लेखिका यदि काम से बाहर गई है तो वो भी थोड़ा खिड़की से बाहर टहल आता था, और जैसे ही लेखिका आती थी तुरंत घर के अंदर भी आ जाता था, और उनसे बार बार ये मतलब अपनी तरफ अटेंशन दिलाने के लिए उनको पर्दे पर चढ़ना उतरना करता था कि मुझे अपनी गोद में लो। इस तरह से उन पर अपना हक भी जताने लगा था। लेखिका बताना चाहती है कि छोटे से छोटे जीव भी मनुष्य के व्यवहार को अच्छी तरह से समझते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि जब छोटे से छोटा जीव, जंतु, पशु, पक्षी हर एक व्यवहार को समझते हैं, है ना, तो फिर मनुष्य ही मनुष्य के व्यवहार को समझने में नासमझ क्यों बन रहा है? क्यों मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बनते नजर आ रहा है? तो इस शत्रुता को हमको करना है दूर, अर्थात आप कहते हैं ना, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, जी हाँ तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो आप अपने कंधों पर, मैं तो कहूंगी कि आप अपने मजबूत कंधों पर समाज, राष्ट्र का निर्माण लेकर चलने वाले हैं। तो अपने हौसलों को इतना बुलंद करना, अपने कंधों को, अपनी बाजुओं को इतना बुलंद करना कि कोई भी मुसीबत आपको डिगा ना सके, ठीक है। लेखिका घर से बाहर जाती तो गिल्लू भी दिन भर खिड़की की जाली से बाहर चला जाता, लेकिन जैसे ही लेखिका घर आती तो वो भी घर चला आता और लेखिका से अपना स्नेह जतलाने लगता, प्यार जतलाने लगता। अब क्या हुआ कि वह अब लेखिका के साथ खाना भी खाने चला आता था अपने आप। जैसे ही लेखिका थाली लगाती, अपने खाने की थाली लगाती, तो वो भी आराम से खाने की थाली के पास बैठ जाता था। लेखिका ने बहुत ही कठिनाई से उसे मेज पर रखी भोजन की थाली के पास बैठना सिखाया। अब ये तो उन्होंने बहुत कठिनाई से उसको सिखाया, और सबसे बड़ी बात कि वो सीख गया। सोचो आप, सीख गया वो कि हाँ, थाली के पास बैठना है, थाली में नहीं चढ़ना है, इधर उधर कहीं भी खाना बिखेरना नहीं है। वो आराम से थाली के पास बैठता था, उसमें से चुन चुन कर जो कुछ उसका फेवरेट कुछ भी खाने की चीजें हुआ करती थी तो उनको खाता था, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। इस छोटे से जीव का सबसे प्रिय भोजन काजू था, काजू। लेखिका के बीमार होने पर गिल्लू लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने पंजों को हल्का हल्का उनके सिर पर फेरता था, जिससे लेखिका को ऐसा लगता कि मानो कोई सेविका यह काम कर रही है। जब लेखिका की कभी तबीयत खराब हो जाती, जैसे थकावट हो जाती है ना, सबको कुछ ना कुछ होता ही है, शरीर है भाई, तभी तो कहते हैं कि अपने आप का बहुत ख्याल रखना है। ख्याल रखते रखते भी हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अच्छे से ख्याल रखते हैं तो तुरंत अच्छे भी हो जाते हैं। तो जब कभी लेखिका बीमार हो जाती थी तो गिल्लू उनके सिर पर अपने छोटे छोटे पंजों से हाथ फेरा करता था। ऐसा लगता था लेखिका को जैसे कोई सेविका उनकी सेवा कर रही हो। इतना प्यारा था गिल्लू। गिल्लू भी अपनी स्वाभाविक मौत से मरा। स्वाभाविक मौत समझते हैं ना, कि उसकी उम्र हो चुकी थी और लगभग जो गिलहरी की आयु रहती है वो लगभग 2 वर्ष की रहती है, और 2 वर्ष का जीवन उसने बहुत अच्छे से लेखिका के साथ और बाहर जो भी अपने दोस्त यार थे उनके साथ जी ली थी।
किंतु उसके मरने से कुछ समय पहले लेखिका ने हीटर जलाकर उसके बदन को सेंका, क्योंकि जब वो बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि हाथ पैर, उसका थोड़ा खाना पीना कम हो गया था, हाथ पैर चलाना कम हो गया था, तो लेखिका को कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था और उनको पता था कि अब ये 2 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं और गिलहरी की आयु 2 वर्ष की होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से उसे बहुत अच्छे से, मतलब हीटर पर तपाया, शायद उसकी बॉडी को गर्माहट देना चाहती थी कि वो कुछ और जी ले, लेकिन उसमें गर्मी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन लेखिका उस प्यारे गिल्लू को बचा नहीं पाई क्योंकि ये उसकी स्वाभाविक मौत थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि लेखिका के आंगन समझते हैं, लेखिका के बरामदे में एक सोन जूही की बेल थी, लता रहती है ना, जैसे मनी प्लांट या और भी कई फूल बेल की लता रहती है, तो उसमें येलो येलो फूल लगते हैं, येलो। अब जब कभी भी गिल्लू बाहर जाता था ना, तो सोन जूही की बेल पर घंटों विचरण किया करता था, घूमता फिरता था। उसे सोन जूही की वो लता, वो बेल बहुत पसंद थी, वहीं पर खेलता रहता था, घंटों खेलता रहता था। यदि लेखिका मान लीजिए बाहर चेयर डालकर न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं या कुछ लिख रही हैं या कुछ भी, तो वो अपनी सोन जूही की लता पर इधर उधर खेलता कूदता रहता था। ठीक है, इसलिए क्या किया, ध्यान से सुनिएगा कि लेकिन लेखिका उस प्यारे से गिल्लू को नहीं बचा पाई। सोन जूही की लता के नीचे मिट्टी में ही गिल्लू की समाधि बना दी। किस उम्मीद से, उसे सोन जूही की लता काफी पसंद थी, इसलिए लेखिका ने उसे उसी सोन जूही की जड़ के नीचे चिर निद्रा में सुला दिया। अब जो सोन जूही की लता थी उन्हीं के घर में, तो उन्होंने जब गिल्लू की मौत हो गई तो उन्होंने एक छोटा सा, मतलब दफना दिया उसको गड्ढा खोदकर, और सोन जूही की जड़ या वहीं बेल के पास, और किस उम्मीद के साथ कि गिल्लू एक फूल बनकर खिलेगा। ठीक है, ये उनको उम्मीद थी कि गिल्लू जरूर आएगा। अब देखिए क्या हुआ, उसे सोन जूही की लता काफी पसंद थी, इसलिए लेखिका ने उसे सोन जूही की जड़ के नीचे चिर निद्रा में सुला दिया। छोटे से छोटे जीव के प्रति भी लेखिका का ममत्व एवं स्नेह इस कहानी में स्पष्ट होता है। और जब एक दिन वो भी आया था जब सोन जूही की लता से एकदम बहुत प्यारे से येलो फूल पुष्प निकले, तो लेखिका को अपना गिल्लू ही दिखाई दिया था उन फूलों में। तो कहते हैं ना, आत्मीयता में, स्नेह में, लाड़ दुलार में तो वो शक्ति होती है जिससे मनुष्य तो क्या, देवता को भी अपने वश में किया जा सकता है। इसलिए अपने व्यवहार में हमेशा मिठास, हमेशा मधुरता ही अपनानी है। कभी भी हमारे व्यवहार से किसी को आघात ना पहुंचे, किसी को भी हमारी वाणी से ठेस ना पहुंचे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। खास तौर से तब जब कभी हमें गुस्सा आ रहा हो, जब कभी हम अपने आपे में ना हो, तो उस समय पर पता है क्या करना चाहिए, उस स्थान को थोड़ी देर के लिए छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि जरा सी देर यदि हम वहां से माइंड डाइवर्ट कर लेंगे तो हमारा सोच, हमारी विचार वो परिवर्तित हो जाएंगे, और जो कि हम पता नहीं क्या क्या कहने वाले थे वो कहने से बच जाएंगे, और हम अपने आप को थैंक्स कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ जो मैं उस समय वहां से उठकर चला गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने व्यवहार में मधुरता लानी है और बहुत अच्छे से अपने जीवन को यापन करना है। आशा करती हूं गिल्लू चैप्टर का जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है आपने बहुत अच्छे से सुना है। जो भी आपके प्रश्न एनसीईआरटी समाधान थे वो भी आपने सुने हैं। अब इतना भरोसा मैं अवश्य कर सकती हूं कि कोई भी प्रश्न यदि आपके इस चैप्टर से आ जाता है तो आप उसके उत्तर देने में सक्षम है। यस, उम्मीद कर सकती हूँ ना। इसी तरह हर एक पार्ट, हर एक चैप्टर को मैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपके लिए लाती रहूंगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जस्ट टाइप कीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और वीडियो देखना है तो हिंदी क्लास 9th लाली वर्मा टाइप कर दीजिए, और उसके साथ ही आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर जरूर जाकर देखिए, क्योंकि वहां पर पॉइंट वाइज एकदम वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक पॉइंट, सब पॉइंट्स को सेट करके रखा है ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और जब आप, जैसे मान लीजिए आपको सीबीएसई का पाठ्यक्रम देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन देखना है,
बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके साथ आएगा, आपके सामने आएगा। और इतना मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो करना क्या है, पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत प्राप्त होते रहें और आप सही समय पर वीडियोस का लाभ ले सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक जो है हमारा बॉन्ड, हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ कि आप फिर मेरे साथ आने वाले हैं और अपने आप का ख्याल रखेंगे। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।